क्या क्या चेंज लाए थे भारत में, उसके पहले पार्ट में मैंने इंडिगो तक बताया था आपको। कंटिन्यू करते हैं सेकेंड पार्ट को। इंडिगो प्लांटेशन 13वीं शताब्दी में इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल इटली में क्लॉथ मैन्युफैक्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, फ्रांस और ब्रिटेन डाई क्लॉथ के लिए, और थोड़ा ही इंडियन इंडिगो पहुंचता था यूरोपियन मार्केट में बहुत हाई प्राइस में। 18वीं सेंचुरी की ख़त्म होते ही ब्रिटिश ने इंडस्ट्रियलाइज करने लगा, अपना कॉटन प्रोडक्शन बहुत बढ़ा उन लोगों का। उसकी वजह से जो क्लॉथ डाइस का नया डिमांड, क्लॉथ डाइस के लिए ये जो इंडिगो है इसका बहुत नया डिमांड आने लगा। डिमांड इंडिगो का बढ़ा, इसकी वजह से वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका का सप्लाई भी कोलैप्स हो गया था। तो ब्रिटिश ने इंडियन कल्टीवेटर्स को फोर्स किया इंडिगो ग्रो करने के लिए। किस तरह से इंडिगो कल्टीवेट किया जाता था? देयर वाज दो सिस्टम था इंडिगो कल्टीवेशन का, निज और रियोती। निज में प्लांटर प्रोड्यूस करते थे इंडिगो को ज़मीनों पे, जो वो डायरेक्टली कंट्रोल करते थे दूसरे ज़मींदार से, या इंडिगो डायरेक्टली और प्रोड्यूस करते थे इंडिगो को डायरेक्टली एम्प्लॉय करके हायर्ड लेबरर्स को। रियोती सिस्टम में द प्लांटर्स फोर्स द रियोट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एन एग्रीमेंट सत्ता। Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rates of interest to produce indigo। यानी प्लांटर्स फोर्स करते थे रियोट्स को कि वो एक साइन करे, ये कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे कल्टीवेटर्स को, माने प्लांटर्स फोर्स करते थे रियोट्स को एक एग्रीमेंट साइन करे, और वो जो साइन करता था एग्रीमेंट उसको कैश एडवांस मिलता था प्लांटर्स से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए। When the crops was delivered to the planters after the harvest, new loan was given to the roads and the cycle started all over। जब क्रॉप डिलीवर कर देता था प्लांटर को हार्वेस्ट के बाद, तब नया लोन देता था रियोत को, और साइकिल स्टार्ट होते रहता था हमेशा ही। The price they got for the indigo they produced was very low and the cycle of loans never ended। यानी जो प्राइस जो मिलता था उसको इंडिगो के लिए, वो जो प्रोड्यूस करता था वो बहुत कम था, और ये लोन का साइकिल कभी ख़त्म ही नहीं होता था। प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच pigeons preferred to cultivate rice। Indigo moreover had deep roots, it exhausted the soil rapidly। After an indigo harvest the land could not be sown with rice। प्लांटर्स जो है वो इंसिस्ट किया कि इंडिगो को कल्टीवेट करेंगे, इंडिगो भी कल्टीवेट ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रीफर टू कल्टीवेट राइस। प्लांटर्स बोला कि बेस्ट सॉइल पे इंडिगो बनाओ जहाँ पर राइस बनता है। तो इंडिगो मोरओवर उसका बड़ा लंबा जड़ होता है, तो वो ज़मीन को ख़राब कर देता है। तो इसके बाद इंडिगो कटने के बाद लैंड जो है उसमें राइस नहीं उगाया जा सकता है। द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर इन 1859 thousands of riots in Bengal refused to grow indigo। As the rebellion spread, riots refused to pay rent to the planters and attacked the indigo factories। 1859 में बहुत सारे रियोट्स, थाउजेंड्स ऑफ रियोट्स, हजारों रियोट्स बंगाल के इंडिगो उगाना बंद कर दिया। रेबेलियन जैसे जैसे बढ़ा तो रियोट्स जो थे वो रेंट देना बंद कर दिया प्लांटर्स को, और इंडिगो फैक्ट्रीज में भी अटैक कर दिया। इवन जमींदार्स वेयर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स, सो दे सपोर्टेड रियोट्स। तो जमींदार्स भी अनहैप्पी थे, तो इसलिए रियोट्स का सपोर्ट करने लगे। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। Rebellion से डर के गवर्नमेंट जो है मिलिट्री क्या है ले आया प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांटर को असॉल्ट से, और इंडिगो कमीशन बैठाया इंक्वायरी करने के लिए इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम को। It declared that the indigo production was not profitable for riots। Commission asked the riots to fulfill their existing contracts, but also told them they could refuse to produce indigo in future। ये डिक्लेयर किया कि इंडिगो प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल नहीं है रियोट्स के लिए। कमीशन ने पूछा रियोट्स को कि फुलफिल करें उनके एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स को। कमीशन आस्क्ड द रियोट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बट ऑल्सो टोल्ड देम दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। लेकिन साथ में ये भी बोला कि तुम इंडिगो उगाने से मना भी कर सकते हो फ्यूचर में। आफ्टर रिवोल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। रिवोल्ट के बाद में इंडिगो प्रोडक्शन ख़त्म हो गया बंगाल में। हाउ डिड ब्रिटिश रूल अफेक्ट द सिटीज़, रूलिंग द कॉलोनियल सिटीज़ एंड अर्बनाइजेशन। किस तरह से ब्रिटिश रूल ने इस सिटीज़ को अफेक्ट किया, और जो रूलिंग द कॉलोनियल सिटीज़ एंड अर्बनाइजेशन। द यूरोपियन कमर्शियल कंपनीज हैड सेट अप बेस इन डिफरेंट प्लेसेस।
अर्ली ड्यूरिंग द मुगल एरा। यूरोपियन कमर्शियल कंपनी ने एक बेस सेटअप किया। यूरोपियन कमर्शियल कंपनी ने से बेस किया अलग अलग प्लेसेस में अर्ली ड्यूरिंग द मुगल एरिया में भी बेस सेटअप किया था। द पोर्टुगीज इन पानाजी इन 1510, डच इन मसूलीपट्टनम 1605, ब्रिटिश इन मद्रास 1639 एंड फ्रेंच पौंडीचेरी इन 1673। यूरोपियन जितने भी कंपनी था उसने अलग अलग जगह में बेस एस्टैब्लिश किया था मुगल एरा में। पोर्टुगीज पानाजी में किया था 1510 में। पोर्टुगीज ने सबसे पहला पोर्टुगीज आया था 1498 में, वास्को द गामा। 1510 में ये किया था फैक्ट्री अपना एस्टैब्लिश, बेस किया था 1510 में, बेस किया था। अच्छा, और डच मसूलीपट्टनम में 1605 में, ब्रिटिश मद्रास में 1639 में, फ्रेंच पौंडीचेरी में 1673 में। From the mid-18th century, there was a new phase of change. Commercial centers such as Surat, Masulipattnam, Dhaka, which had grown in the 17th century, declined when trade shifted to other places. Mid-18th century में एक नया फेज हुआ बदलाव का। कॉमर्शियल सेंटर जैसे कि सूरत, मसूलीपट्टनम, ढाका जो कि ग्रो हुए थे 17वीं शताब्दी में, वो क्या होने डाउन होने लगे, डिक्लाइन होने लगे जब ट्रेड दूसरे प्लेसेस में शिफ्ट हो गया। Company agents settled in Madras in 1659 and in Calcutta in 1690. Bombay was given to the company in 1661 by the Portuguese. The company established trading and administrative office in each of these settlements. कंपनी एजेंट ने सेटल किया मद्रास में 1639 में और कलकत्ता में 1690 में। बॉम्बे दे दिया गया कंपनी को 1661 में पोर्टुगीज़ के द्वारा। हाँ, क्योंकि वो डोरी के तौर पर दिया था ना, क्योंकि चार्ल्स ने कैथरीन से विवाह किया था। पोर्टुगीज किंग का बेटी कैथरीन से इंग्लिश जो किंग है चार्ल्स ने विवाह किया था, तो एज ए डोरी 1662 में मिला था, आई थिंक बॉम्बे में मिला था। बॉम्बे वॉज गिवन टू द कंपनी इन 1661 बाय द पोर्टुगीज। द कंपनी एस्टैब्लिश ट्रेडिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन ईच ऑफ दिस सेटलमेंट। कंपनी ने अपना ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस डाला था इन सभी सेटलमेंट्स में। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757 बैटल ऑफ प्लासी के बाद द ट्रेड ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपांडेड कॉलोनियल पोर्ट्स सच एज मद्रास, कलिकट, बॉम्बे रैपिडली इमर्ज्ड एज द न्यू इकोनॉमिक कैपिटल। तो जो कॉलोनियल पोर्ट सिटीज़ था जैसे कि मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, एमसीबी, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे जो रैपिडली उभर के सामने आने लगा नया इकोनॉमिक कैपिटल्स के तौर पर। कॉलोनियल रिकॉर्ड एंड अर्बन हिस्ट्री। फ्रॉम द अर्ली ईयर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट वाज कीन ऑन मैपिंग। This knowledge provided better control over the region and helped to gauge the commercial possibilities and plan strategies of taxation. अर्ली साल से मतलब बहुत स्टार्टिंग से ही कॉलोनियल गवर्नमेंट जो था, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था वो मैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके लिए उसको वो ये जो नॉलेज था उसके लिए उसको कंट्रोल रीजन के अंदर जगह में कंट्रोल बहुत ज़्यादा मिलने लगा। अच्छा कंट्रोल वो स्टैब्लिश कर पाया क्योंकि मैपिंग के ऊपर अच्छा कमांड था। और उसने मदद भी किया, मैपिंग ने मदद किया कमर्शियल पॉसिबिलिटीज को गॉज करने के लिए और स्ट्रेटजीज बनाने के लिए टैक्सेशन का। From the late 19th century onwards, the British handed over some responsibilities to elected Indian representative to collect municipal taxes. 19वीं शताब्दी से ब्रिटिश ने कुछ जिम्मेदारी जो है इलेक्टेड इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को देने लग गया म्यूनिसिपल टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। द ग्रोथ ऑफ सिटीज वाज मॉनिटर्ड थ्रू रेगुलर हेड काउंट्स। बाय द मिड 19th century, several local censuses had been carried out in different regions. First, ऑल इंडिया सेंसस वॉज अटेम्प्टेड इन 1872। पहला पूरे देश का सेंसस 1872 में अटेम्प्ट किया गया था। देयरफॉर फ्रॉम 1881 डिसेनियल कंडक्टेड एवरी 10 years, सेंससेस बिकम ए रेगुलर फीचर। इसीलिए 1881 के बाद से हर एक 10 साल में सेंसस जो है रेगुलर फीचर बन गया। दिस कलेक्शन ऑफ डाटा इज एन इनवैल्यूएबल रिसोर्स फॉर स्टडिंग अर्बनाइजेशन इन इंडिया। ये जो सेंसस का डाटा है वो एक इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को भारत में स्टडी करने के लिए। However, the census processes and its corresponding enumeration were riddled with ambiguity. The classification failed to capture the fluid and overlapping identification of people. For example, a person who was both an artisan and a trader were difficult to classify. People themselves were never able to provide their real profession. तो ऐसा भी बहुत सारे लोग था जो कि आर्टिसन भी था, ट्रेडर भी था, 2-3 काम कर रहे थे, तो इसीलिए क्लासीफाई करना कि वो कौन सा रियल प्रोफेशन है उसका और डिफ़िकल्ट हो गया था।
ट्रेड ऑफ चेंज आफ्टर 1800 अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज स्लो मूविंग। 1800 के बाद जो शहरीकरण बहुत धीरे धीरे चल रहा था। 19th century अप टू द फर्स्ट 2 decades of 20th, द प्रोपोर्शन ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज एक्सट्रीमली लो एंड हैड रिमेन्ड स्टैग्नेंट। 19th century से 19th century अप टू द फर्स्ट 2 decades of 20th, पहला 2 डेकेड 20वीं शताब्दी के पहले 2 डेकेड यानी 1910 से 1920 की बात कर रहे हैं। 19th century up to the first 2 decades of 20th century, the proportion of the urban population to the total population in India was extremely low and has remained stagnant। यानी जो शहरी पॉपुलेशन था टोटल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन जो था अर्बन पॉपुलेशन का बहुत कम था और बहुत धीरे धीरे स्टैग्नेंट था, वो बढ़ ही नहीं रहा था। However, there was significant variation in the pattern of urban development in different regions। सिग्निफिकेंट वेरिएशंस था अर्बन डेवलपमेंट के पैटर्न में अलग अलग जगहों पर। द स्मॉलर टाउन्स हैव लिटिल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इकोनॉमिकली। कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास ऑन द अदर एंड ग्रू रैपिडली एंड सून बिकम स्प्रॉलिंग स्ट्रीट सिटीज़। जो छोटे शहर जो थे वो धीरे धीरे इकोनॉमिकली ग्रो करने का अपॉर्चुनिटी उनके पास बहुत कम था। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, एमसीबी, मद्रास, कलकत्ता, बम्बे, उनके पास रैपिडली वो ग्रो कर रहे थे और वो स्प्रॉलिंग सिटी बन गए थे, स्प्रॉलिंग सिटीज़। अर्लियर दिस 3 centers functioned as collection deposit for the export of Indian manufacturer such as cotton, but now become the early point for British manufactured goods and for export of Indian raw materials. Introduction of railways in 1853 meant a change in the fortune of towns. Economic activity gradually shifted away from the traditional towns which were located along long routes and rivers. ये जो 3 सेंटर्स है वो कलेक्शन डिपोट्स के तौर पर काम करने लगा इंडियन मैन्युफैक्चरर के एक्सपोर्ट के लिए, जैसे कि कॉटन हो गया, लेकिन अभी वो एंट्री पॉइंट बन गया था ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए और एक्सपोर्ट के लिए इंडियन रॉ मटेरियल्स के। रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ 1853 में। इसके लिए जो रेलवे का इंट्रोडक्शन होने की वजह से टाउन का जो किस्मत था वो बदल गया। इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगा ट्रेडिशनल टाउन्स से, shifted away from traditional towns. Economic activities gradually shifted away from traditional towns which were located along long routes and rivers. यानी जो लॉन्ग रूट्स और रिवर्स में जो सिचुएटेड थे ट्रेडिशनल टाउन्स, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्टेड होने लगा ग्रेजुअली। What were the new towns look like? What were the new towns like? By the 18th century, Madras, Calcutta and Bombay MCB have become important ports. The English East India Company built its factories, mercantile offices there and because of competition among the European companies fortified this settlement for protection. 18वीं शताब्दी में एमसीबी को इम्पोर्टेंट पोर्ट बन गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री डाला था वहाँ पर और उसको कंपटीशन मिलने की वजह से फोर्टिफाई कर लिया था। इंडियन मर्चेंट आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स हु हैड इकोनॉमिक डीलिंग्स विद यूरोपियन मर्चेंट्स लिव्ड आउटसाइड दिस फोर्ट इन सेटलमेंट ऑफ देयर ओन। इंडियन मर्चेंट्स, आर्टिसंस एंड अदर वर्कर्स हु हैड इकोनॉमिक and dealings with European merchants lived outside this fort in settlement of their own. After the 1850s, cotton mills were set up by Indian merchants and entrepreneurs in Bombay, and European-owned jute mills were established on the outskirts of Calcutta. This was the beginning of modern industrial development in India. 1850 से कॉटन मिल सेटअप होने लगा, इंडियन मर्चेंट करने लगा, एंटरप्रेन्योर जो बॉम्बे का वो लोग करने लगा, क्या करने लगा, कॉटन मिल सेटअप करने लगा। यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स वेर एस्टेब्लिश्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता में जो क्या हो रहा है, यूरोपियन ओन्ड जूट मिल्स जो है, यूरोपियन जिस जूट मिल का मालिक यूरोपियंस है वो भी सेटअप होने लगा जूट मिल। तो ये बिगिनिंग था मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भारत में 1850 से। कल एमसीबी grew into large cities, but this did not signify any significant economic growth for colonial India as a whole. India never became a modern industrialized country since discriminatory colonial policies limited the levels of industrial development. The majority of the working population in these cities belonged to what economists classify as the tertiary sector. There was only two proper industrial sites, Kanpur specializing in leather, woolen and cotton textiles and Jamshedpur specializing in steel. दो ही प्रॉपर इंडस्ट्रियल सिटीज़ था, कानपुर लेदर वुलन और कॉटन टेक्सटाइल्स में, जमशेदपुर स्टील में। अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन 1857. After the revolt of 1857, British attitudes in India was shaped by a constant fear of rebellion. They felt that the town needed to be better defended, and while white people had to live in more secure and segregated enclaves, and new urban space called civil lines were set. White people began to live in civil lines
cantonments, places where Indian troops under European command were stationed, were also developed as safe enclave. These areas were separate from but attached to the Indian towns. From 1860 to 70s, stringent administrative measures regarding sanitation were implemented and building activity in the Indian towns were regulated. Underground piped water supply and sewerage and drainage system were also put in place around the time. Sanitary vigilance thus become another way of regulating Indian towns. तो ये क्या बता रहे हैं कि किस तरह से टाउन दिख रहे थे, वो तो मैंने बता दिया आपको. अब अर्बनाइजेशन कैसे हुआ 1857 के बाद से, क्योंकि रिवोल्ट होने के बाद ब्रिटिश का एटीट्यूड जो इंडिया के प्रति वो बहुत ही अलग बन गया था. वो लोग डर में रहते थे रेबेलियन के. तो उन्होंने फील किया कि टाउन जो है उसको अच्छी तरह से डिफेंड करना पड़ेगा, डिफेंडेड टाउन होना पड़ेगा. और वाइट पीपल वैसे जगह में बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेग्रीगेटेड एनक्लेव्स में रहने लगे और नया अर्बन स्पेस जिसको कि सिविल लाइन्स बोलते हैं वो बना गया. वाइट पीपल रहने लगे सिविल लाइन्स में, कंटेनमेंट्स में, प्लेसेस जहाँ पे इंडियन ट्रूप्स यूरोपियन कमांड पे स्टेशन करे गए थे, और डेवलप किया गया उसको सेफ एनक्लेव्स के तौर पर. ये एरिया जो अलग था लेकिन अटैच था इंडियन टाउन से. 1870 से 60 से 70 के बीच में स्ट्रिंजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जाने लगे सैनिटेशन से रिगार्डिंग. बिल्डिंग एक्टिविटी इंडियन टाउन में रेगुलेट करा जाने लगा. अंडरग्राउंड पाइप वाटर सप्लाई सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम भी बनाई जाने लगी. सेंट्री विजिलेंस जैसे दूसरा तरीका बन गया रेगुलेट करने का इंडियन टाउन्स को.